सोचिए जरा, अगर दुनिया को देखने के लिए आपको एक ऐसा चश्मा मिले जो कुछ रंगों को बहुत तेज और कुछ को काफी धुंधला दिखाए। कुछ लोगों के लिए ना ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या जिसे ASD कहते हैं, वो दुनिया को महसूस करने का कुछ ऐसा ही एक अलग तरीका है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि कुछ लोगों का दिमाग दुनिया को कैसे प्रोसेस करता है, वो दूसरों से कैसे जुड़ते हैं। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है, ये मनोवैज्ञानिक मोहित लांबा की दी गई जानकारी और साथ ही ICD-11 के जो क्लिनिकल दिशा निर्देश हैं, उन पर आधारित है। ये वो दिशा निर्देश हैं जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें समझें। जैसे ASD असल में है क्या, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसा दिख सकता है, इसका पता कैसे चलता है और इसमें मदद कैसे मिलती है। हम इसकी जो जटिलता है और जो स्पेक्ट्रम वाली बात है ना, कि क्यों हर किसी का अनुभव इतना अलग होता है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात, ASD का मतलब क्या है। मोहित लांबा के नोट्स इसे काफी सरल रखते हैं कि ये दिमाग के अलग तरह से काम करने का एक तरीका है। हाँ, जैसे वो चश्मे वाला उदाहरण था, ये कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक करना है, बल्कि सोचने का, सीखने का, महसूस करने का एक अलग ढंग है। बिल्कुल सही। और यहीं पर ना ICD-11 की परिभाषा काम आती है। वो दो मुख्य बातों पर जोर देती है। पहली, सामाजिक मेलजोल और बातचीत शुरू करने और उसे बनाए रखने में लगातार दिक्कतें आना। और दूसरी, व्यवहार, रुचियों या गतिविधियों का एक सीमित, दोहराव वाला और थोड़ा अनम्य मतलब रिजिड पैटर्न होना। और सबसे जरूरी बात, ये एक स्पेक्ट्रम है, मतलब ये हल्के से लेकर काफी गंभीर तक हो सकता है और हर इंसान में अलग अलग तरीके से दिखता है। इसे सिर्फ कमियों की तरह देखना ठीक नहीं, ये असल में क्षमताओं का एक अलग प्रोफाइल है। मोहित लांबा के नोट्स में कुछ उदाहरण हैं जो उसे और साफ करते हैं। जैसे हो सकता है ASD वाले किसी व्यक्ति को तेज आवाजें बिल्कुल बर्दाश्त ना हो। हाँ, या बात करते समय आंखों में देखना बहुत मुश्किल लगे। लेकिन दूसरी तरफ वही इंसान शायद छोटी छोटी बारीकियों पर गजब का ध्यान देता हो या अपने पसंदीदा विषय के बारे में हर छोटी बात याद रख सकता हो। वो सोचते हैं, सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बस शायद उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ व्यवहार नहीं है, ये उनकी दुनिया को महसूस करने के तरीके से सीधे जुड़े हैं। जैसे आंखों में ना देखना, हो सकता है वो इसलिए हो क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज्यादा उत्तेजक मतलब ओवर स्टिमुलेटिंग हो। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो चलिए कुछ और जो सामान्य सी दिखने वाली विशेषताएं हैं उन पर बात करते हैं। मोहित लांबा ने सरल उदाहरणों से समझाया है। पहली है सामाजिक चुनौतियां, जैसे दोस्त बनाने में मुश्किल होना या बातचीत कैसे शुरू करें इसमें झिझकना। उन्होंने इसकी तुलना की है एक टीम गेम खेलने से, जहां आपको पता ही नहीं कि नियम क्या हैं, कब बॉल पास करनी है या कैसे टीम में शामिल होना है। हाँ, ये ICD-11 में जो लिखा है ना, सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता में कमी मतलब सोशो इमोशनल रेसिप्रोसिटी में कमी, ये उसी से सीधे जुड़ता है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं है, ये सामाजिक संकेतों को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने का एक अलग तरीका है। इसी तरह संचार में भी दिक्कतें हो सकती हैं। हाँ, जैसे एक ही शब्द या वाक्य को बार बार दोहराना, जिसे एकोलेलिया कहते हैं। यस। या फिर अपनी भावनाओं को शब्दों में बताने में परेशानी होना। लंबा का उदाहरण था जैसे क्रेयॉन बॉक्स के लेबल मिक्स हो गए हों और सही रंग का नाम याद करने में बहुत मेहनत लगे। और ICD-11 इसे व्यवहारिक भाषा कठिनाइयां यानी प्रैग्मेटिक लैंग्वेज डिफिकल्टीज कहता है। इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि भाषा को समझना भी शामिल हो सकता है। जैसे मुहावरों या मजाक को बिल्कुल शब्दशः ले लेना, या फिर आवाज में जो सामान्य उतार चढ़ाव होता है ना, जिसे प्रोसिडी कहते हैं, उसकी कमी होना, जिससे बोली थोड़ी क्या कहते हैं सपाट या मोनोटोनस लग सकती है। अच्छा, फिर आते हैं वो दोहराव वाले व्यवहार, जैसे खिलौनों को बिल्कुल एक सीधी लाइन में लगाना या लाइट स्विच को बार बार ऑन ऑफ करना। लंबा इसकी तुलना करते हैं अपना पसंदीदा गाना बार बार सुनने से। हाँ, क्योंकि शायद ये उन्हें एक तरह की स्थिरता या आराम देता है। हाँ, ये व्यवहार अक्सर दुनिया की जो अनिश्चितता है ना, उससे निपटने का एक तरीका हो सकता है।
ये उन्हें स्थिरता और एक तरह के नियंत्रण का एहसास देते हैं। ICD-11 इसे प्रतिबंधित दोहराव वाले व्यवहार, रुचियां या गतिविधियां कहता है। इसमें यह भी शामिल हो सकता है कि किसी खास दिनचर्या का सख्ती से पालन करना या बदलाव का बहुत ज्यादा विरोध करना। और साथ ही बहुत मजबूत पसंद नापसंद भी होती है ना? हाँ। किसी खास विषय में बहुत गहरी रुचि होना, जिसके बारे में वो घंटों बात कर सकते हैं। हाँ, इन्हें विशेष रुचियां या स्पेशल इंटरेस्ट्स कहते हैं। ये अक्सर बहुत तीव्र और बहुत विशिष्ट हो सकती हैं, और कई बार तो ये उनकी ताकत भी बन जाती हैं, जैसे किसी खास क्षेत्र में बहुत ज्यादा ज्ञान या विशेषज्ञता हासिल कर लेना। और आखिर में वो संवेदी इनपुट के प्रति सेंसिटिविटी, मतलब तेज रोशनी, आवाजें या कपड़ों के टेक्सचर जैसी चीजों से या तो बहुत ज्यादा प्रभावित होना या फिर बहुत कम। लांबा का उदाहरण था, जैसे कोई टैग वाली शर्ट पहने तो लगातार खुजली महसूस होती रहे, या पास में कोई तेज सायरन बजे तो वो बिल्कुल असहनीय लगे। हाँ, ये संवेदी प्रसंस्करण मतलब सेंसरी प्रोसेसिंग में अंतर की वजह से होता है। ICD-11 भी इसे पहचानता है। कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव यानी अति संवेदनशील हो सकते हैं, तो कुछ हाइपोसेंसिटिव यानी कम संवेदनशील हो सकते हैं। मतलब उन्हें शायद दर्द या तापमान का एहसास कम हो, और ये उनके रोजमर्रा के जीवन पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। बिल्कुल। क्या ऐसा भी होता है कि ASD के साथ अक्सर दूसरी स्थितियां भी जुड़ी हों? हाँ, ये काफी आम है। ICD-11 बताता है कि सह होने वाली स्थितियां, जिन्हें को-ऑकरिंग कंडीशंस कहते हैं, वो अक्सर देखी जाती हैं। इनमें चिंता यानी एंग्जाइटी और अवसाद यानी डिप्रेशन शामिल हैं। खासकर किशोरावस्था और वयस्कता में ये ज्यादा दिखते हैं। अच्छा। इसके अलावा ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बौद्धिक विकास संबंधी विकार यानी डिसऑर्डर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और मिर्गी यानी एपिलेप्सी भी साथ में हो सकते हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो साथ वाली स्थितियां हैं, ये व्यक्ति की जरूरतों और उन्हें किस तरह के सहारे की जरूरत है, इसे प्रभावित करती हैं। कभी कभी खुद को चोट पहुंचाने वाला व्यवहार यानी सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स भी देखा जा सकता है, खासकर अगर साथ में बौद्धिक विकास विकार भी हो। ICD-11 में कौशल खोने यानी लॉस ऑफ स्किल्स का भी जिक्र है। ये क्या होता है? हाँ, ये एक जरूरी, हालांकि तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम होने वाली घटना है, जिसे रिग्रेशन यानी रुगरेशन कहते हैं। कुछ बच्चों में, मतलब अनुमान अलग अलग हैं, पर शायद 15 से 30% मामलों में जो कौशल उन्होंने पहले सीख लिए थे, खासकर भाषा और सामाजिक कौशल, वो जीवन के दूसरे साल में आमतौर पर 15 से 30 महीने की उम्र के बीच वो खो देते हैं। ओहो। हाँ, ये माता पिता के लिए बहुत चिंता की बात हो सकती है। ICD-11 इसके लिए खास कोड्स जैसे 6A02.X1 इस्तेमाल करता है, ताकि निदान करते समय इस इतिहास को नोट किया जा सके। ये जानना वाकई जरूरी है। अब इस पर आते हैं कि ASD जीवन के अलग अलग पड़ावों पर कैसे दिख सकता है, और इसका निदान मतलब पता कैसे चलता है? क्या लक्षण बचपन से ही नजर आने लगते हैं? देखिए, ICD-11 के अनुसार ASD तो जीवन भर चलने वाली स्थिति है, पर इसके दिखने के तरीके बदलते रहते हैं। शैशवावस्था या प्री स्कूल में लक्षण उभर सकते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें पहचाना बाद में जाता है। अच्छा। शुरुआती चिंताएं आमतौर पर भाषा या सामाजिक विकास में देरी को लेकर होती हैं। प्री स्कूल तक आते आते निदान संभव हो जाता है। इस दौरान हो सकता है बच्चा आंखों से संपर्क ना करे, अकेले खेले, या कुछ चीजों को लेकर उसकी दोहराव वाली रुचियां दिखें। और जैसा हमने अभी बात की, कौशल का खोना यानी रिग्रेशन भी इसी उम्र में 1 से 2 साल के बीच हो सकता है। और जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तब? हाँ, मध्य बचपन में, खासकर स्कूल के सामाजिक माहौल में, चुनौतियां ज्यादा साफ नजर आ सकती हैं। दोस्ती करने में मुश्किल, नियमों को समझने में दिक्कत, या फिर रोज की दिनचर्या में अगर कोई बदलाव हो तो उससे परेशानी होना, ये आम है। चिंता या व्यवहार में थोड़ी कठोरता भी बढ़ सकती है। और किशोरावस्था में क्या होता है? सामाजिक दुनिया तो और भी उलझ जाती है। बिल्कुल, किशोरावस्था में सामाजिक उम्मीदें बढ़ जाती हैं, जिनसे निपटना मुश्किल हो सकता है। और यहीं पर चिंता या अवसाद जैसे जो सह होने वाले मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, वो ज्यादा उभर कर आ सकते हैं। एक और पहलू है सामाजिक अनुभवहीनता यानी सोशल नेविटी, मतलब सामाजिक स्थितियों को ठीक से ना समझ पाना या संभावित खतरों को ना पहचान पाना। ये उन्हें जोखिम में डाल सकता है, खासकर आज की ऑनलाइन दुनिया में। और वयस्क होने पर क्या तब भी चुनौतियां रहती हैं? हाँ, वयस्कता निधि सामाजिक रिश्ते बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। काम की जगह पर या रिश्तों में आने वाली दिक्कतें कभी कभी पहली बार निदान का कारण बनती हैं, खासकर उन लोगों में जिनमें बचपन में लक्षण उतने साफ नहीं थे। कुछ लोग, और ये खासकर महिलाओं में देखा गया है,
अपनी चुनौतियों को छुपाने के लिए क्षतिपूर्ति रणनीतियां यानी कॉम्पनसेशन स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं, जैसे सामाजिक व्यवहार की नकल करना या बातचीत को पहले से रट लेना। ये बहुत थकाने वाला हो सकता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। हालांकि ये भी सच है कि उनकी जो विशेष रुचियां होती हैं वो शिक्षा या करियर में उनके लिए बहुत बड़ी संपत्ति भी साबित हो सकती हैं। तो फिर इसका निदान आखिरकार होता कैसे है? आपने मनोवैज्ञानिकों की भूमिका बताई थी। व्यवहार को ध्यान से देखते हैं और अक्सर कुछ मानकीकृत उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ADOS यानी ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, जिसका जिक्र मैक्स की केस स्टडी में भी है। ये एक तरह का संरचित अवलोकन है जिसमें सामाजिक और संचार व्यवहार को देखा जाता है। और ICD-11 निदान के लिए क्या मानक तय करता है? मतलब सिर्फ कुछ लक्षण दिखना ही काफी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ICD-11 इस मामले में बहुत साफ है। निदान के लिए सामाजिक संचार और बातचीत में व्यक्ति की उम्र, उसकी बौद्धिक क्षमता और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जो अपेक्षित क्षमताएं हैं उनसे स्पष्ट और लगातार विचलन होना चाहिए। अच्छा, स्पष्ट और लगातार। हाँ, साथ ही व्यवहार, रुचियों या गतिविधियों के वो सीमित दोहराव वाले पैटर्न भी मौजूद होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, इन लक्षणों की वजह से व्यक्ति के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक या जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यात्मक हानि यानी फंक्शनल इम्पेयरमेंट होनी चाहिए। ये सिर्फ शर्मीलापन या कोई अजीब आदत नहीं है। और ICD-11 ये भी जरूरी मानता है कि निदान के साथ कुछ और चीजें भी स्पष्ट की जाएं। क्या साथ में बौद्धिक विकास का विकार है? कार्यात्मक भाषा का स्तर क्या है? मतलब भाषा सामान्य है, कुछ हद तक बाधित है या लगभग है ही नहीं? क्या कौशल का नुकसान हुआ है? ये सब मिलकर व्यक्ति की जरूरतों की एक ज्यादा साफ तस्वीर देते हैं और इसी आधार पर मदद की योजना बनती है। इसके लिए विशिष्ट कोड्स होते हैं, जैसे 6A02.0, 6A02.1, लेकिन जरूरी है कि हम इन कोड्स के पीछे का मतलब समझें। हाँ, ये तो वाकई काफी विस्तृत प्रक्रिया लगती है। तो जब किसी में ASD का निदान हो जाता है तो फिर मदद के लिए क्या किया जाता है? मोहित लांबा की सूची में कुछ रणनीतियां थीं। हाँ, और ये महत्वपूर्ण है कि मदद सिर्फ एक चीज पर केंद्रित ना हो। अक्सर एक बहुविषयक टीम, मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जिसमें कई तरह के पेशेवर हों, वो सबसे असरदार होती है, जैसा कि लांबा और केस स्टडी दोनों में बताया गया है। जैसे कि स्पीच थेरेपी। बिल्कुल, स्पीच थेरेपिस्ट सिर्फ बोलने में ही मदद नहीं करते, बल्कि संचार के जो व्यावहारिक पहलू हैं ना, उन पर भी काम करते हैं, जैसे बातचीत कैसे करनी है, दूसरों के हाव भाव कैसे समझने हैं। ये उन प्रैग्मेटिक लैंग्वेज की दिक्कतों को दूर करने में मदद करता है जिनकी हमने बात की थी। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्या रोल है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रोजमर्रा के जीवन के जो कौशल हैं, जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना, स्कूल का सामान इस्तेमाल करना, उनमें मदद करते हैं और साथ ही संवेदी मुद्दों से निपटने में भी सहायता करते हैं। वो व्यक्ति को उन संवेदनशीलताओं को संभालने की रणनीतियां सिखा सकते हैं जिनका हमने जिक्र किया था। सूची में शैक्षिक सहायता और व्यवहार संबंधित थेरेपी भी थी। हाँ, स्कूलों में अतिरिक्त सहायता मिलना, जैसे परीक्षा के लिए ज़्यादा समय मिलना या ख़ास तरह की शिक्षण रणनीतियाँ अपनाना, ये बहुत मददगार हो सकता है। और व्यवहार संबंधी थेरेपी जैसे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस या दूसरी थेरेपियाँ सामाजिक कौशल सिखाने, चुनौतीपूर्ण व्यवहारों को कम करने और नए कौशल विकसित करने में मदद कर सकती हैं। लक्ष्य हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना होना चाहिए। क्या इसमें दवा की भी कोई भूमिका होती है? देखिए, ASD को कोई इलाज दवा से नहीं होता, क्योंकि जैसा हमने कहा ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन हाँ, दवा का उपयोग अक्सर जो सह होने वाली स्थितियां हैं, जैसे कि गंभीर चिंता, अति सक्रियता या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, उनको प्रबंधित करने में मदद के लिए किया जा सकता है। अच्छा। और हाँ, पारिवारिक सहायता भी बेहद जरूरी है। परिवारों को ASD को समझने और अपने सदस्य का सही तरीके से समर्थन करने के लिए मार्गदर्शन और संसाधन देना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अहम बात यह है कि हर व्यक्ति अलग है, इसलिए सहायता योजना भी बिल्कुल व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से बनाई जानी चाहिए। वो कहते हैं ना, वन साइज फिट्स ऑल वाली बात यहाँ बिल्कुल लागू नहीं होती। इस बात को समझने के लिए मोहित लांबा के स्रोत से वो 8 साल के मैक्स की केस स्टडी देखते हैं। उसके माता पिता इसलिए चिंतित थे क्योंकि मैक्स दोस्तों के साथ घुलता मिलता नहीं था, बहुत कम बोलता था और अपने खिलौनों को बार बार एक लाइन में लगाता रहता था, और अगर कोई उन्हें हिला दे तो बहुत परेशान हो जाता था। हाँ, तो उसका मूल्यांकन हुआ जिसमें मनोवैज्ञानिक डॉक्टर लीसा चेन ने ADOS और साक्षात्कार का इस्तेमाल किया। उससे ये पुष्टि हुई कि मैक्स ASD के मानदंडों को पूरा करता है।
उसकी बुद्धिमत्ता तो औसत थी, लेकिन अशाब्दिक संचार मतलब जैसे हाव भाव समझना और दिनचर्या में बदलाव को स्वीकार करने में उसे काफी कठिनाई होती थी। तो उसकी मदद के लिए एक योजना बनाई गई। लक्ष्य साफ थे, मैक्स के बात करने के तरीके में सुधार करना, उसे दूसरों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, नई जगहों पर उसकी चिंता कम करना और उसके जो दोहराव वाले व्यवहार थे उन्हें प्रबंधित करना। इसमें व्यवहार थेरेपी, स्पीच थेरेपी, माता-पिता को ट्रेनिंग देना और स्कूल के साथ मिलकर काम करना शामिल था। और नतीजा? 6 महीने बाद मैक्स अपनी ज़रूरतें बताने के लिए छोटे-छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करने लगा था। वो अपनी बहन और स्कूल के कुछ साथियों के साथ खेलने में थोड़ी रुचि दिखाने लगा था। और सबसे बड़ी बात, दिनचर्या में जब बदलाव होता था तो वो पहले से कम परेशान होता था। ये केस स्टडी यही दिखाती है कि जब सही व्यक्तिगत और बहुआयामी सहायता मिलती है तो कितनी प्रगति संभव है। हाँ, ये वाकई एक उम्मीद जगाने वाला उदाहरण है। अब एक और जरूरी सवाल मन में आता है। ASD कई बार दूसरी स्थितियों जैसा लग सकता है, तो इन्हें अलग कैसे समझा जाए? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे विभेदक निदान यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। निदान करते समय ये पक्का करना होता है कि जो लक्षण दिख रहे हैं वो किसी और स्थिति के कारण तो नहीं है। ICD-11 कुछ मुख्य अंतर बताता है। जैसे कि बौद्धिक विकास विकार यानी IDD से कैसे अलग है? अगर किसी को IDD है तो उनमें सामाजिक कौशल उनकी बौद्धिक क्षमता के स्तर के हिसाब से होंगे। ASD का निदान तब होता है जब सामाजिक और संचार संबंधी कठिनाइयां उनकी बौद्धिक क्षमता के स्तर से कहीं ज्यादा हों। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये दोनों स्थितियां एक साथ भी हो सकती हैं। अच्छा, और भाषा विकार यानी डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर DLD से? DLD वाले बच्चे आमतौर पर सामाजिक रूप से जुड़ना चाहते हैं और पहल करते हैं, बस उन्हें भाषा के साथ दिक्कत होती है। उनमें ASD वाले दोहराव वाले व्यवहार और सीमित रुचियां आमतौर पर नहीं होती। और ADHD के बारे में क्या? ध्यान की कमी और अति सक्रियता तो ASD में भी दिख सकती है कभी-कभी? हाँ, ओवरलैप हो सकता है और ये दोनों अक्सर साथ में होते भी हैं, जैसा हमने पहले कहा। लेकिन ADHD का जो मुख्य लक्षण है वो ध्यान, आवेग और सक्रियता के स्तर से संबंधित है। इसमें ASD की तरह सामाजिक संचार की वो बुनियादी कठिनाइयां और दोहराव वाले व्यवहार पैटर्न आमतौर पर नहीं होते। सामाजिक चिंता और ASD में क्या फर्क है? दोनों में ही लोग सामाजिक स्थितियों से बचते हुए दिख सकते हैं। सामाजिक चिंता में व्यक्ति सामाजिक स्थितियों से इसलिए बचता है क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसके बारे में नकारात्मक सोचेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। वो सामाजिक कौशल जानते हैं पर चिंता उन्हें रोक देती है। ASD में सामाजिक कठिनाइयां ज्यादा बुनियादी होती हैं, मतलब सामाजिक संकेतों को समझने या आपसी व्यवहार में। साथ ही ASD में दोहराव वाले व्यवहार होते हैं जो सामाजिक चिंता में नहीं होते। और सिजोफ्रेनिया से कैसे अलग है? सिजोफ्रेनिया आमतौर पर किशोरावस्था या शुरुआती वयस्कता में शुरू होता है और इसमें मनोविकृति यानी साइकोसिस जैसे भ्रम या मतिभ्रम शामिल होती है। ASD बचपन से मौजूद होता है और इसमें मनोविकृति नहीं होती जब तक कि कोई और स्थिति साथ में ना हो। और शायद सबसे जरूरी, सामान्य व्यवहार से इसे कैसे अलग किया जाए? हर बच्चा कभी ना कभी थोड़ा शर्मीला होता है या कोई एक ही खेल बार बार खेलता है। बिल्कुल सही। ICD-11 इसी पर जोर देता है। निदान के लिए जरूरी है कि व्यवहार व्यक्ति की उम्र और विकास के स्तर के लिए जो सामान्य सीमा है उससे स्पष्ट रूप से और लगातार अलग हो और इससे रोजमर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण परेशानी या बाधा उत्पन्न हो रही हो। ये सिर्फ व्यक्तित्व का हिस्सा या एक अस्थायी चरण नहीं है। और हाँ, सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। जैसे कुछ संस्कृतियों में बड़ों से सीधे आंख मिलाना अनादर माना जाता है। इसे गलती से सामाजिक कमी नहीं समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये निदान एक बहुत ही सावधानीपूर्वक जानकारी पर आधारित प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, जिसमें कई अन्य संभावनाओं पर भी विचार किया जाता है ताकि व्यक्ति को सही समझ और सही मदद मिल सके। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो हमने ये समझा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दिमाग के अलग तरह से काम करने का एक तरीका है। ये मुख्य रूप से सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। इसमें अक्सर संवेदी अनुभव अलग होते हैं और रुचियां बहुत तीव्र हो सकती हैं। और ये एक स्पेक्ट्रम है, मतलब हर व्यक्ति का अनुभव अपने आप में अनोखा होता है। बिल्कुल, और इसे ICD-11 जैसे दिशा निर्देशों के जरिए पहचाना जाता है।
लेकिन निदान का असली मकसद व्यक्ति की जरूरतों को समझना और सही व्यक्तिगत और बहुआयामी सहायता देना है। ये याद रखना जरूरी है कि इसमें चुनौतियां हैं लेकिन ताकतें भी हैं। और हाँ, मूल्यांकन करते समय सांस्कृतिक संदर्भ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और अब श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात, ये जानते हुए कि ASD कितना व्यापक स्पेक्ट्रम है और कुछ लोग, खासकर महिलाएं, अपनी चुनौतियों को छिपाने या उनकी भरपाई करने में इतनी माहिर हो सकती हैं कि उनकी ज़रूरतें शायद नज़रअंदाज हो जाएं, तो हम अपनी सामाजिक समझ और अपने आसपास के माहौल को और कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर मौजूद सभी व्यक्तियों की भलाई और उनकी क्षमता को सही मायने में सहारा मिल सके, खासकर उनका जिनकी चुनौतियां शायद हमें तुरंत दिखाई ना देती हों।